हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पूरा रिफ्लेक्शन देख लिया हुआ है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने मिरर का केस पढ़ा था और उसमें मिरर हम लोग दो तरीके से पढ़े थे। एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर हम लोग दो टाइप के पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, वो सारा डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उस केस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इंटर करेगी तो उसका पाथ जो होता है वो पहले से चेंज हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना of change in the path of light as it travels from one medium to another। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इंटर करती है, ट्रेवल करती है, तो उसका पाथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, it can also defined as the phenomenon of change in speed of light from one medium to another medium। इसमें ये भी होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो स्पीड किस तरीके से चेंज होती है वो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक हमारे पास बालक मीडियम है, इस तरीके से ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा गया है बालक, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम। तो मीडियम यहाँ बेसिकली हम लोग दो तरीके से देखने वाले हैं। एक रेयरर मीडियम रहेगा हमारा, ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे डेंसर मीडियम के बारे में। ठीक है, दो तरीके के मीडियम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ये पता करते हैं कि कौन सा हमारा रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। इसके बारे में थोड़े देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल लॉस की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे दिख रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, यही हमारा इंसिडेंट रे है। द नॉर्मल, ये नॉर्मल रहा, जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे है ये नॉर्मल रहा। The refracting surface at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। ठीक है, बोला कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये हमारा बालक रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे भी लाई करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम मतलब एक रेयरर एक डेंसर, द लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई देखिए बालक यहाँ हमको बता रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और आर हमको बता रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बोला कि भाई द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। बोले तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ जो कांस्टेंट होता है बालक, इसको म्यू से डिनोट करते हैं और इस म्यू को बोला जाता है द कांस्टेंट। यहाँ लिखा है द कांस्टेंट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट इंटर करेगी ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ठीक है, आई दिया है आपको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो लॉ यहाँ पे दिए गए हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तो मीडियम के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारा जो बालक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको म्यू से डिनोट करेंगे या किसी बुक में देखेंगे अब एन से भी डिनोट किया गया रहता है। तो फिलहाल बेसिकली हम लोग यहाँ म्यू से देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है बालक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बोले तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी और इसी को लिख सकते हैं। अब लाइट की स्पीड आपको वैक्यूम या एयर में पता है कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ अपॉन वी। ठीक है, और म्यू हमारा जो होता है ये एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है क्योंकि ये स्पीड अपॉन स्पीड है, इसलिए इसका ना ही कोई यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं बालक हमारे पास अगर दो मीडियम है, एक μ1 है
और दूसरा μ2 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयरर मीडियम है, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में। अगर सपोज करते हैं बालक μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि μ1 हमारा डेंसर मीडियम है और μ2 हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको दे दिया कि भाई μ1 इज़ लेस देन μ2 है, इसका मतलब μ2 की वैल्यू ज़्यादा है। जब μ2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इन दोनों में हमारा जो μ2 होगा वो डेंसर मीडियम होगा और μ1 हमारा रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयरर मीडियम है। तो देखिए बालक, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई मीडियम ए है, कोई मीडियम बी है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं μ a है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं μb है, ठीक है। तो देखिए जब कोई लाइट, ये सपोज करते हैं, चलिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ μb रहा और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa रहा, और यहाँ मैंने दे दिया कि भाई चलिए μa इज लेस देन क्या है, μb है। मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम होगा, ये हमारा डेंसर मीडियम होगा और ये वाला मीडियम क्या होगा, हमारा रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। अब कोई लाइट बालक यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल I पे, तो देखिए अब यहाँ जब लाइट आएगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो जब लाइट रे बालक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर आएगी तो इस केस में लाइट रे अपने पाथ से क्या होती है, थोड़ा पाथ अपना चेंज कर लेती है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये सीधे न जा करके नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया, R, यही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आएगी तो उस केस में लाइट रे नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। और इसको बोला जाएगा बालक, लाइट देखिए दूसरे मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है, किससे, रेयरर मीडियम से, या मीडियम ए से मीडियम बी में आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक है। बी में लाइट रे फाइनली इंटर कर रही है, तो हम लोग देखेंगे एक रिस्पेक्ट में, जिधर से लाइट रे आ रही है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक। इसी का उल्टा देखिए, अगर हमको करना रहा तो इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, तो ये उल्टा चेंज हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि म्यू बी ए इंटू म्यू ए बी इज इक्वल टू 1 होता है। आपको पता भी चल रहा होगा, दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू ये है, और रिफ्रैक्टिव मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू की अगर दोनों का मल्टीप्लाई हम कर दें तो सभी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली बचेगा क्या, ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ठीक है। साथ में यहाँ भी ये भी बात कर लेते हैं, म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज लोअर देन दैट द डेंसर मीडियम इज हायर, ठीक है। यहाँ दिखाया हुआ जो म्यू की वैल्यू है वो रेयरर मीडियम के लिए कम होगा और डेंसर मीडियम के लिए भाई ज़्यादा होगा। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम सम देन 1 एंड दैट ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1, ठीक है। एयर या वैक्यूम का जो बालक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। और किसी अदर के मीडियम की रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो वो हमेशा 1 से कम आएगा। आगे बोला है रिफ्रैक्टिव द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, ठीक है। रिफ्रैक्शन के केस में जो लाइट का वेलोसिटी होगा और जो वेवलेंथ होगा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी और वेवलेंथ हमारा चेंज होगा, लेकिन इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देखिए म्यू जो यहाँ पे है बालक, ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है दूसरा डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है दूसरा डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बालक अगर हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे ही वेवलेंथ का भी केस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है, अगर इन दोनों में अगर हम रिलेट करें तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कम होगा और रेयर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। तो ये सारा पोर्शन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। देखिए अब यहाँ पे दो हमारा एक स्लैब है, ग्लास स्लैब सपोज कर सकते हैं आप, फिर भी ये डेंसर मीडियम बी रहा और डेंसर मीडियम ये रेयर मीडियम ए रहा। फिर से इधर देखिए ये जो ऊपर मीडियम है वही मीडियम नीचे भी रहेगा, ठीक। तो लाइट रे मैंने बताया था अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम से अगर लाइट रे डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। इसी को उल्टा अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। यहाँ पे हम दोनों केस बात करने वाले हैं, ठीक। तो जब इस पॉइंट पे देखो, दो पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट पी लेते हैं और ये पॉइंट क्यू लेते हैं। पॉइंट पी पे अगर देखा जाए तो लाइट रे रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में आ रही है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये देखिए नॉर्मल की ओर बेंड कर गई, जाना चाहिए था सीधे लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट क्यू पे, अब ये डेंसर मीडियम है, लाइट रे डेंसर मीडियम से इधर रेयर मीडियम में आ रही है। तो लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में आती है तो देखो जाना चाहिए था ये सीधे, लेकिन ये क्या है नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे, और ये टूवर्ड्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल की ओर आ जाएगी। तो एक चीज़ हमको यहाँ देखना है बालक, जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन कराएं और फाइनली फिर से लाइट रे उसी मीडियम में चलेगी जिस मीडियम से आना शुरू की थी। जैसे इस मीडियम से आना शुरू की थी रेयर से, फाइनली रेयर में चली गई। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधे चली जाती। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधे चली जाती। ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट रे फाइनली देखिए यहाँ जो लाइट रे यहाँ जा रही थी अब ये इतना डिस्प्लेस्ड कर गया, ठीक है, या शिफ्ट कर गई। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट। हमने सपोज किया कि भाई लैटरल शिफ्ट की वैल्यू अगर y है तो y इज इक्वल टू होगा बालक t साइन डेल अपॉन कॉस r1, ठीक है। डेल दिख रहा है ये हमारा डेविएशन, ठीक है। y हमको बताएगा ये कितना लेटरल शिफ्ट हुआ है, t हमारा इसका थिकनेस बता रहा है जो हमने स्लैब यूज किया हुआ है, या y इज इक्वल टू लिखेंगे t साइन i1 माइनस r1 अपॉन कॉस r1, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और ये कितना शिफ्ट होगा, लेटरल शिफ्ट, y इज इक्वल टू t साइन i1 माइनस r1 अपॉन कॉस r1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे हमने देखिए वाला दो ग्लास स्लैब लगा दिया। तो दो ग्लास स्लैब देखो, ये लाइट रे आई पहले फिर से रेयर में गया तो ये दोनों लाइट रे बालक एक दूसरे के पैरेलल होगी। यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल इंटर करेंगे। अगर आप फाइनली देखा जाए तो जब लाइट रे एक मीडियम दूसरे मीडियम जाती है फिर फाइनली उसी मीडियम में चली जाती है तो दोनों लाइट रे पैरेलल फाइनली निकल के जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्लैब लगे हैं तो फाइनली मैंने बताया था अगर ये अपोजिट वाला पोर्शन पूरा है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितने आएगी, 1 आएगी। बाकी ये सारा फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिया है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट Q ले लीजिए और ये पॉइंट R ले लीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इस पॉइंट पे अगर हो रहा है तो लाइट रे दूसरे B मीडियम में आ रही है, किससे, A से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन I1 अपॉन साइन R1। पॉइंट Q पे अगर आए, ये देखिए पॉइंट P पे बात किए हैं और ये पॉइंट Q पे बात कर रहे हैं। पॉइंट Q पे देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, R1। अगर ये R1 है तो ये भी R1 हो गया, इसलिए ले लिया गया है। तब ये कितना बालक, R2 मान लिया गया है, ठीक है। तो इसको बढ़ेंगे। अब देखिए लाइट रे जो C में आ रही है, ठीक है, किससे, B से, B से C में आ रही है तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम B इज इक्वल टू, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन R1 अपॉन साइन R2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है। सिमिलरली ये पॉइंट R पे भी उसी तरीके से कर लिया जाएगा और इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड। जैसे मान लेते हैं आप कभी ऐसा बचपन में किए होंगे, अभी भी आप प्रैक्टिकली ये चीज़ देख सकते हैं। एक बाल्टी लीजिए और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए पानी में, ठीक है।
तो आप ये देखेंगे कि वो सिक्का हमको थोड़ा ऊपर दिखता है, सरफेस है। सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पे ये मैंने ये हमारे पास एक स्लैब है, यहाँ पे कोई सिक्का है, कॉइन यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये कॉइन हमको बालक ऊपर दिखता है कहीं यहाँ पे, ये था एक्चुअली में ये पोजीशन इसका ये है, ठीक है, ओ पे है, लेकिन हमको दिखता कहाँ पे बालक, इसका इमेज कहाँ बनता है, ओ डैश से बनता है। तो ये क्यों दिखता है देखते हैं पहले। तो देखिए कहीं अगर हम बाहर से देख रहे हैं इसको, तो एक तो लाइट रे बालक यहाँ से जाएगी बाहर की ओर, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारा डेंसर मीडियम है। सपोज करते हैं कोई लिक्विड है इसमें, या वाटर भी आप सपोज कर सकते हैं, मीडियम भी है, और बाहर हमारा कोई मीडियम है, या फिर एयर आप सपोज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिवनेस हम यू लिया हुआ है, एयर मीडियम का ए लिया हुआ है। तो लाइट रे बालक जब देखो अब डेंसर से रेयर में जा रहे थे, लाइट रे डेंसर से अगर रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो नॉर्मल से दूर चली गई, जा रही थी सीधे, लेकिन इधर बेंड कर गई लाइट रे, ये चली गई। तो अगर हम यहाँ से कहीं देख रहे हैं इस लाइट रे को, तो ये बालक हमको कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी। अब हमको लाइट रे ऐसे टेढ़ा नहीं दिखेगा, हमको बिल्कुल लाइट हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है। तो ये लाइट रे हमको कहीं यहाँ से आती हुई दिखेगी ओ डैश पे, मतलब ओ का जो इमेज बना वो कहाँ बना, ओ डैश पे बना। हमको इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा। अब हमको एक एक्चुअल पोजीशन इस कॉइन का नहीं दिखेगा, ये मान लीजिए एक कॉइन है, इसका एक्चुअल पोजीशन हमको नहीं दिखेगा, ये हमको थोड़ा ऊपर दिखेगा। इसी को बोलते हैं शिफ्ट बोला जाता है। अब देखो एक्चुअली में ये यहाँ पे HR डिस्टेंस पे है, रियल हाइट, ठीक है, ये रियल हाइट दिया हुआ है, लेकिन हमको ऊपर से देखा जाए तो इसका कहाँ पे हमको दिख रहा है, ओ डैश पे दिख रहा है। ये अपरेंट डेप्थ है, इसी को बोला जाता है अपरेंट डेप्थ। तो HA की वैल्यू ही हमको अपरेंट डेप्थ बताएगा। तो फाइनली बालक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम A इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब शिफ्ट कितना किया है बालक अगर देखना है, तो शिफ्ट निकालने के लिए ओ डैश की वैल्यू निकालना होगा। तो ओ डैश अगर देखना है तो पूरे में से क्या करना है, HR माइनस HA, ठीक है। तो ओ डैश ये हमको शिफ्ट बताएगा। अब चाहे तो शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, ये देखो अपरेंट शिफ्ट निकाला है HR माइनस HA करके। तो HR पता है, HA आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए HA इज इक्वल टू बालक क्या लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, HA इज इक्वल टू HR अपॉन, सपोज करते हैं इसकी वैल्यू म्यू के बराबर है, तो म्यू HA अपॉन पुट कर देंगे बालक, तो हमको फाइनली शिफ्ट जो है ये मिलेगा HR इंटू एक तरीके से रियल डेप्थ, ये हमको रियल डेप्थ बताया गया, रियल हाइट बताएगा, इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बालक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TI, इसको TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो बालक इसके लिए एक कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये बात ध्यान रखेंगे कि लाइट रे को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है बालक, जब लाइट रे फाइनली हमको रिफ्रैक्शन पता है कि रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो, लेकिन इस केस में लाइट रे फिर से उसी मीडियम में वापस आ जाती है। जैसे केस लेते हैं, जैसे बालक देखो ये तो नॉर्मली हमने इंसिडेंट कराया है तो नॉर्मली सीधे चली जाएगी। एक हमने किसी एंगल मान लेते हैं I1 पे कराया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो बढ़ाए, I2 कर दिए, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, IC से इसको डिनोट करेंगे। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज कर दें, तो लाइट रे पहले 90 तो हो चुका है, अब इसी मीडियम में क्या करेगी, वापस आ जाएगी। तो ये इस केस को बोला जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बालक ध्यान रखेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए बोला है कि इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो लाइट रे को डेंसर मीडियम से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन कुछ है, बस आपको याद रखना है इस चीज़ को। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल हमने देख लिया है बालक कि, तो ये इसको पढ़ा जाएगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन आई बाई साइन आर, तो आई की वैल्यू तो आई सी के बराबर हो गया और आर कितना हो गया, तो क्रिटिकल एंगल बालक 90 डिग्री, ठीक है। साइन 91 होता है इसलिए आई सी मिलेगा, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। यहाँ बालक इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बालक हम लोग, तो आई सी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है इनवर्स के फॉर्म में। और इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं, देखिए जो म्यू होता है वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वेवलेंथ के टर्म में, साइन आई सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एक चीज़ आप देखे पड़ोगे, रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वायलेट कलर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब एक चीज़ देखो, क्रिटिकल एंगल के केस में बालक जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम लाइट की बात कर लें तो रेड का जो बालक वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वायलेट कलर का वेवलेंथ बालक मिनिमम होता है, इसलिए उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बालक था रिफ्रैक्शन का पोर्शन। तो रिफ्रैक्शन ये हमने पढ़ा प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।